हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो कि इंडिया की टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसने 25 साल तक बेचता रहा। और जो इसमें इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं छोटे मोटे आदमी इन्वॉल्व थे उसके साथ, जो मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, सिप गार्ड मिनिस्ट्री, तो जितने भी बड़ी मिनिस्ट्री है उनके जो पर्सनल पीए थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। और जो जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लीक किए जाते थे, किसके लालच में किए जाते थे? ओनली जो एक ब्लैक लेवल विस्की और कुछ रुपयों के लालच में जो इंडिया की टॉप इंफॉर्मेशन है वो लीक कर दी जाती थी। बात कर रहे हैं हम किसकी? बात कर रहे हैं कुमार नारायण की। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई, कभी इससे पहले भी हुई है, लेकिन अब की बार यह जो इंफॉर्मेशन और जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, बेची जा रही थी, तो ये कंटिन्यूस 25 सालों तक चलता रहा। और ये भी बताते हैं आपको, इसमें एक देश नहीं बहुत सारे देश शामिल है जो कि ये चाह रहे थे, जैसे कि यूएसए ये चाह रहा था कि जो इंडिया के अंदर अपना एक कोई खुफिया सीक्रेट बंदा बिठाया जाए। उन्होंने ट्राई तो किया, न्यूक्लियर जब इंडिया के अंदर उसका प्रशिक्षण चल रहा था उसमें ट्राई किया, और इसरो में ट्राई किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन मिनिस्ट्री में वो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि उनको पहले ही बंदा डायरेक्ट मिल गया था। उसमें यूएस शामिल नहीं था, उसमें फ्रांस, जापान और पाकिस्तान भी शामिल था, क्योंकि उनके पास भी जो खुफिया इंफॉर्मेशन इंडिया की जो बेची गई थी। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, कौन था ये कुमार नारायण, कहाँ का रहने वाला था और कैसे इसने इंफॉर्मेशन लीक की। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। कुमार नारायण 1925 में केरल में पैदा हुआ था, और उसके बाद मद्रास में कुछ दिन रहा, और उसके बाद दिल्ली में आके रहने लगा 1950 में। 18 साल की उम्र में उसने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट की उसने इंडियन आर्मी में एज ए, जो कि पोस्टल ऑफिस की जॉब उसने स्टार्ट की। कुछ दिनों में जॉब करने के बाद तब उसने 1955 में फाइनेंस मिनिस्ट्री में दूसरी जॉब स्टार्ट की दिल्ली के अंदर। जब वो जॉब स्टार्ट की तब वो 1955 में 30 साल के हो गए थे। तो एक लड़की उनको पसंद आ गई जिसका नाम था गेटी, और शादी उनसे कर ली। शादी उनसे करने के बाद उनको उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गीता। जब उसका नाम गीता रख दिया गया तो कुछ टाइम के बाद 1955 के बाद 1960 में जो कुमार नारायण थे वो इंडिया से चाइना गए, और चाइना से जब वापिस आए तब उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री से अपनी जॉब छोड़ के चेंज कर ली, फाइनेंस मिनिस्ट्री में चले गए। तो उनका एक्चुअली जो टारगेट था वो जो पीए थे बड़े बड़े मिनिस्ट्री के, उनको अपने साथ मिलाना था, जिसमें एक ब्लैक लेवल विस्की और कुछ रुपए वो हर बार देते थे। उनका जो टारगेट रहता था, एक एनवलप में 200 रुपए हर बार वो देते थे एक ब्लैक विस्की के साथ। तो ये सिलसिला चलता रहा, और उसमें जो कि मिनिस्ट्री के 30 पर्सनल पीए को उन्होंने अपने साथ में मिला लिया था, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी। जब उन्होंने पूरा उनका पकड़ सॉलिड हो गया मिनिस्ट्री में, एक एक बंदे पे उनका पकड़ इतना हैवी हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, वो जॉब भी मिनिस्ट्री से छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर वो मुंबई गए 1960 के बाद। 1970 75 वहां पे चले गए मुंबई में जाने के बाद मानिक लाल एंड कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वो कंपनी क्या करती थी? लोकोमोटिव वर्क्स का काम करती थी, जैसे कि डीजल इंजन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे थी, उसमें काम करने लगे। उन्होंने कुछ काम करने के बाद, कुछ टाइम के बाद, उन्होंने वहां से मानिक लाल एंड कंपनी के ओनर ने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भी उनको हेड ऑफिस था, और जो कि 16 हली रोड पे उनका ऑफिस था। वहां पे आके वो पूरी फैमिली के साथ रहने लगे। और जब वहां पे रहने लगे तो उसके पहले ही जो कनेक्शन थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑलरेडी मिनिस्ट्री में थी, तो उनको जो भी उनके पर्सनल पीए थे उनको बुलाते थे, और अपने फार्म हाउस पे बुलाते थे और बात करते थे कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो हमें दे दो।
और ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपनी कंपनी को तो बूस्ट किया, मानिकलाल एंड कंपनी को तो बूस्ट किया, और जो एशियन कंट्री थे, ईस्टर्न एशियन कंट्री थे, वहां पे भी उनको बूस्ट होना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो कि डिफेंस की जो इंफॉर्मेशन थी, डॉक्यूमेंट थी, क्या करते थे, जो भी पीए उनको डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन लेके आता था तो उसकी फोटो कर लेते थे। कुमार नारायण का पीएन स्पेशल फोटो करता था, और फोटो करके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस पीएन जो कि पीए था उनको दे देता था, और फोटो कॉपी अपने पास रख लेते थे। तो वो फोटो कॉपी वो फॉरेन जो डेलीगेशन इंडिया में बैठते थे उनको भी देते थे, और उन डेलीगेशन के थ्रू वो बाहर भी जाती थी इंफॉर्मेशन अलग अलग देशों में, चाहे वो जापान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इथोपिया हो, अलग अलग देशों में इंफॉर्मेशन जाती थी, और उनके डेलीगेशन यहाँ पे बैठे रहते थे इंडिया के अंदर। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक बार क्या हुआ, तो जो शिपयार्ड ट्रांसपोर्टेशन की जो मिनिस्ट्री थी उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी थे वी के पिलानी, उनसे ट्राई किया उन्होंने मिलने का। तो उनको ट्राई कर रहे थे लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे, उनके साथ मीटिंग फिक्स नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो कि एक कुमार नारायण का एक दोस्त था, उनसे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इनसे मीटिंग कराना, वो उनको जानता था। तो जब उन्होंने मीटिंग कराने का कई बार ट्राई किया, जब वो नहीं मिल पाए, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला, जो उनके जो सेक्रेटरी थे वी के पिलानी के, तो उन्होंने बोला कि पीए थे, उन्होंने बोला कि आप मिल सकते हो। जब वो मिलने आए कुमार नारायण उनके साथ, तो सबसे पहले उन्होंने वही जो उनका फार्मूला था वही अपनाया, जो कि विस्की ब्लैक लेवल विस्की, और कुछ 200 रुपए एनवलप में डाल के उनको दिए। ब्लैक लेवल विस्की के लिए वी के पिलानी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं पीता नहीं हूं, मैं सिर्फ चाय पीता हूं। और बात रही एनवलप की, तो एक बार जब उन्होंने ड्रिंक की और कुछ इन्फॉर्मेशन की बात की कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन सीपीआर की आपसे चाहिए, तो एक बार तो वी के पिलानी एकदम स्तब्ध रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन तो उन्होंने उनको लालच दिया कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हो, जिससे अपनी फैमिली ग्रोथ करेगी और आपको भी ग्रोथ मिलेगी। तो उसके लिए वो मान गई। मानने के बाद क्या हुआ, उन्होंने 200 रुपये उनके पास रखे एनवलप में, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। लेकिन जब जो कुमार नारायण बाहर जा रहे थे, तो उनके जो पीएन थे उन्होंने उनका गाड़ी तक छोड़ने गए थे वी के पिलानी को, तो उन्होंने वो 200 रुपये का एनवलप जो उनको हाथ में थमा दिया, तो उन्होंने ले लिया। जैसे ही उन्होंने लिया तो ये सिलसिला बढ़ता चला गया। तो जब आगे से वो वी के पिलानी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने लग गए, तो उनको कभी 1,000 का एनवलप मिलने लगा, कभी 2,000 रुपए का एनवलप मिलने लगा। जब ये एनवलप उनको मिलता गया और इन्फॉर्मेशन लीक होती गई, चाहे वो डिमेज की हो, चाहे मिनिस्ट्री की हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की हो, और जो ईस्टर्न देश है ग्रोथ करने लगे, जब वो इंडिया से ज्यादा बूस्ट करने लगे। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी मीडियम थी, ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर देशों से अच्छी थी, चाहे वो पाकिस्तान भी हो। तो और जो मानिकलाल एंड कंपनी है, वो तो 4 गुना तरक्की कर रही थी जिस कंपनी में वो काम कर रहा था। तो फिर आईबी की थोड़ी सी उन पर नजर गई, तो आईबी ने सोचा कि एक बार देखते हैं ये ऐसा इस तरह बूस्ट कैसे कर रहा है। तो आईबी ने सबसे पहले 1984 में, उस टाइम में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसको ये इंफॉर्मेशन दी ऐसे से, जो कि कुमार नारायण है उस कंपनी में काम करते हैं और ऐसे ऐसे बूस्ट करते जा रहे हैं। और उन्होंने जो कि दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपना घर भी ले लिया था बहुत बड़ा, जो कि पोस्ट इलाका है। और उसके बाद महरौली में भी उसने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस ले लिया था, जिसमें कि उसकी 2 डॉटर लड़कियां रहती थी। तो इसलिए आईबी की उस पर नजर गई। तो 1984 में सितंबर का महीना था, उस टाइम में जब इंदिरा गांधी को बोला कि ऐसे ऐसे आईबी ने कि ऐसे से हो रहा है, तो इंदिरा गांधी ने उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अगले महीने में, अगले महीने में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। लेकिन उसके अगले साल 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनको बताया गया, जो कि आईबी ने। तो राजीव गांधी ने उनको बोला, आईबी की टीम को, कि अभी इलेक्शन है, अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके बाद जो राजीव गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे और उनके पर्सनल पीए कुछ इंफॉर्मेशन लेके, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके, 3 डॉक्यूमेंट लेके, जो कि जो कुमार नारायण का जो फार्म हाउस था, जो कि बैरोली में था, वहां पे लेके गए थे। और वहां पे वो उनको देने गए हुए थे, बेचने गए हुए थे। तो वहीं पे जो दिल्ली की पुलिस थी और आईबी की एक जॉइंट ऑपरेशन बनाया, जिसमें से 20 से ज्यादा कर्मचारी साथ में गए और वहां पे जाके रेड मार दी। रेड मारने के बाद वो जब पकड़े गए,
तो वहां से वो पकड़े गए और उसके बाद कुमार नारायण ने तो जब उनका रिमांड हुआ तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उगल दी और उसके साथ ये भी बता दिया कि जो कि अपनी मिनिस्ट्री है जो दिल्ली में बैठती है कौन कौन उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने सभी का नाम ले दिया और जब सभी का नाम बताया गया, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो, और जो फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पे बैठे होते थे उनको यहाँ से सभी को इंडिया से भगा दिया था। तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट जो कि इंफॉर्मेशन लीक होती थी, सबसे बड़ा मिशन था, जो कि मिशन नहीं बोल सकते, जो सबसे बड़ा दगाबाज था, जो कि 25 साल तक इंडिया के साथ दगाबाजी करता रहा। ऐसे जो दगाबाजों के लिए सख्त इंडिया को कानून बनाने चाहिए जो आगे से वो ना कर पाए। तो ये था छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक जाएंगे।